बिहार प्रदेश के दो ऐसे लड़के जो एक रोज़गार की तलाश में दिल्ली शहर में जाते हैं। हालांकि वो चाहते तो दिल्ली शहर में उन्हें नौकरी मिल सकती थी, पर दोनों ने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसा शॉर्टकट तरीका अपनाया जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक शहर पड़ता है मुजफ्फरपुर, और इसी मुजफ्फरपुर शहर का रहने वाला है रामनाथ यादव। दरअसल रामनाथ यादव जो कई साल पहले एक रोज़गार की तलाश में दिल्ली शहर में आता है और फिर उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने के बाद रामनाथ भी एक किराए का कमरा ले लेता है, फिर से बिहार में आता है और अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ में लेकर दिल्ली चला जाता है। दरअसल रामनाथ के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटे का नाम है सचिन, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो एक दुकान में काम करता है। सचिन की 2 साल पहले ही शादी हो चुकी है, जिसका एक 2 महीने का बेटा भी है। हालांकि सचिन का बेटा जब इस दुनिया में आता है, उसके बाद से रामनाथ के भी परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है, पर यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। बात कर रहा हूँ मैं 12 मई की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल सचिन के नंबर पे एक फ़ोन आता है और बात करने के बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है और एक बाइक पे बैठ कर के किसी लड़के के साथ चला जाता है। जब 2 घंटे का समय गुजरता है, सचिन जब वापस अपने घर पे नहीं आता है तो उसके पिता रामनाथ यादव अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करते हैं, पर अब सचिन का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। रामनाथ को लगता है कि शायद उसके मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया होगा, इसलिए मोबाइल बंद हो गया है। पर 2 घंटे के बाद फिर से दोबारा जब अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करते हैं, इस वक्त भी सचिन का नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। रामनाथ को लगता है कि हो सकता है कि सचिन बाहर ही अपने दुकान पे काम करने के लिए चला गया होगा। इसीलिए रामनाथ जब उस दुकान पे फ़ोन करते हैं और दुकान के मालिक से सचिन के बारे में पूछताछ करते हैं, तो दुकान का मालिक रामनाथ को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल सचिन तो आज काम पर आया ही नहीं है। दुकान का मालिक जब इस तरह की बातें रामनाथ से कहता है, इसे सुनने के बाद रामनाथ एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसका बेटा चला कहाँ गया। इसीलिए अब रामनाथ सचिन के जितने भी दोस्त होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, पर बावजूद इसके सचिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। उसके बाद से अब रामनाथ का पूरा परिवार सचिन को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, अगली सुबह तक ना तो सचिन अपने घर पे आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। इसीलिए अगले दिन 13 मई को सुबह सुबह ही रामनाथ नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस से अपनी सारी बात बताते हुए अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, पुलिस भी अपने तरीके से हर जगहों पे सचिन को ढूंढती तो है, पर बावजूद इसके सचिन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। तब जाकर के पुलिस को लगता है कि शायद कहीं सचिन अपना घर छोड़ करके तो नहीं भाग गया है। दरअसल पुलिस को शक हो जाता है कि सचिन का किसी के साथ में अफेयर तो नहीं चल रहा है। इसीलिए पुलिस जब सचिन के दोस्तों से पूछताछ करती है कि क्या सचिन का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था, इस पर सचिन के सारे दोस्त पुलिस वालों को एक ही जवाब देते हैं कि नहीं साहब, सचिन ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि वो एकदम सीधा साधा था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। पुलिस इस एंगल से भी अपनी कोशिश कर लेती है। जब सचिन का कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार एरिया के तमाम थानों में भी पता करती है, पर किसी भी थाने से सचिन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब सचिन के परिवार के साथ साथ पुलिस भी परेशान हो जाती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 15 मई को इधर सचिन की बहन जब दोबारा अपने भाई के नंबर पर फ़ोन करती है, रिंग होने लगता है और जैसे ही उधर से फ़ोन उठता है, बात उस पर सचिन नहीं करता है, बल्कि बात करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है। सचिन की बहन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता है। इधर रामनाथ जब अपनी बेटी को फ़ोन पर बातचीत करते हुए देखता है, मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है और उस व्यक्ति से अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। वो व्यक्ति भी रामनाथ को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल सचिन का तबीयत खराब है, वो आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकता है। रामनाथ जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, वो व्यक्ति जब सचिन से बातचीत कराने के लिए तैयार नहीं होता है, इस वजह से रामनाथ गुस्से में आ जाता है और उस व्यक्ति को झाड़ देता है। पर रामनाथ गुस्से में जैसे उस व्यक्ति को झाड़ता है, वो व्यक्ति भी एकदम से गुस्से में आ जाता है और रामनाथ को धमकी देते हुए कहता है कि मैं सचिन से बात नहीं कराऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। और इतनी सी बात कहने के बाद वो फ़ोन रख देता है। हालांकि रामनाथ जब दोबारा अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है, तो अब सचिन का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। लेकिन ठीक 15 मिनट के बाद फिर से रामनाथ के नंबर पर उसके बेटे का फ़ोन आता है और जब वो व्यक्ति दोबारा इधर रामनाथ के नंबर पर फ़ोन करता है,
तो रामनाथ को धमकी देते हुए कहता है कि दरअसल तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है और अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो 50 लाख रुपयों का इंतजाम कर दो। 50 लाख रुपयों का जब डिमांड करता है, ये सुन करके रामनाथ भी एकदम से घबरा जाता है और उस व्यक्ति से रोते हुए कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कोई बड़े घराने से नहीं हूँ, मैं भला 50 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा। इस पर वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि ज़रा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा बीमार होता, हॉस्पिटल में जाता और डॉक्टर इलाज के लिए 50 लाख रुपया मांगते तो क्या तुम 50 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं करते। इस पर रामनाथ भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर मुझसे हो पाता तो मैं करता, वरना मैं डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लेता। इसीलिए मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, मेरे बेटे को वापस कर दो। वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अगर तुम 50 लाख रुपये का इंतजाम नहीं कर सकते हो तो बताओ अपने बेटे के बदले में कितना पैसा दे सकते हो। इस पर रामनाथ उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये दे सकता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति अब रामनाथ को धमकी देते हुए कहता है कि मैं लास्ट फाइनली बोल रहा हूँ, अगर 4 लाख रुपये का इंतजाम कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। जब वो व्यक्ति अपनी जीत पर उतर जाता है, आखिरकार रामनाथ भी उसकी बात मान लेता है और 4 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें वो 4 लाख रुपया आज़ादपुर सब्जी मंडी में लेकर आना है, पर वो पैसा कब लेकर के आना है मैं दोबारा फ़ोन करके बताऊंगा। जब सारी डील हो जाती है उसके बाद से रामनाथ फिर से पुलिस के पास जाता है और सारी बात पुलिस को बता देता है। इस पर पुलिस भी रामनाथ को समझाते हुए कहती है कि जैसे वो व्यक्ति तुमसे 4 लाख रुपया मांग रहा है, तुम पैसे का इंतजाम करके उसके बताए हुए जगह पर लेकर के चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन हम सादे ड्रेस में होंगे। होता भी बिल्कुल वैसे ही है। दरअसल 16 मई को रामनाथ 4 लाख रुपया इंतजाम करके उनके बताए हुए जगह आज़ादपुर सब्जी मंडी में लेकर के जाता है। वहाँ आसपास में पुलिस भी मौजूद होती है जो सादे कपड़ों में होती है। दरअसल वहाँ पर रामनाथ लगभग 2 घंटे तक इंतजार करता है, पर कोई भी पैसा लेने के लिए आता ही नहीं है। इसीलिए पुलिस रामनाथ को लेकर वापस चली आती है और उसके बाद से सचिन के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालती है और साथ ही साथ उसका लोकेशन चेक करती है। तो मालूम चलता है कि सचिन के मोबाइल का लोकेशन दिल्ली के मजनू टीला के दिखाई देता है। जब पुलिस को लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ मजनू के टीला में जाती तो है, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। दरअसल अब उस व्यक्ति का लोकेशन हरियाणा का दिखाई देने लगता है। हालांकि पुलिस उसे पीछा करते हुए हरियाणा तक तो जाती है, लेकिन तब तक उस व्यक्ति का लोकेशन बिहार प्रदेश का दिखाई देने लगता है। पुलिस उस व्यक्ति का पीछा करते हुए बिहार भी जाती है और बिहार के एक इलाके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब 20 मई को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और जब उससे उसका नाम पूछती है तो व्यक्ति अपना नाम भूषण कुमार सिंह बताता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। पुलिस जब भूषण से सचिन के बारे में पूछताछ करती है तो भूषण पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब सचिन दिल्ली में है। लेकिन पुलिस जब भूषण से पूछती है कि सचिन दिल्ली में कहाँ पर है, इस पर भूषण पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब सचिन अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल मैंने उसकी हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी को अलग अलग करके मैंने एक नाले में फेंक दिया है। भूषण जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली में लेकर आती है, कोर्ट में पेश करती है और फिर रिमांड में लेकर के उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने सचिन की हत्या क्यों किया है। इस पर भूषण जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद सचिन के भी परिवार वाले एकदम से दंग रह जाते हैं। दरअसल भूषण जो कि बिहार प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कुछ साल पहले एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में आता है। दिल्ली शहर में आता है तो अपने साले विकी को भी बुला लेता है और दोनों मिल करके कई जगहों पे प्राइवेट कंपनी में नौकरी तो करते हैं, लेकिन उन्हें ठीक ठाक आमदनी नहीं होती है। दरअसल दोनों पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनके शौक इतने काफ़ी बड़े होते हैं कि उन पैसों से उनका शौक पूरा ही नहीं हो पाता है। दरअसल दोनों को शराब पीने की ही आदत नहीं होती है, बल्कि अक्सर रेड लाइट एरिया में भी जाते हैं और जवान लड़कियों के ऊपर अपने सारे पैसे लुटाते हैं। लेकिन भूषण और विकी जिस दुकान में काम करते थे, एक दिन उसी दुकान में सचिन की भी नौकरी लग जाती है। सचिन जब उस दुकान में काम करने के लिए जाता है तो अपना काम इतने बेहतर तरीके से करता है कि मकान मालिक भी खुश होकर के वहाँ से भूषण और विकी को हमेशा के लिए निकाल देता है। जब दोनों नौकरी से बाहर निकल जाते हैं, दोनों को ये गलतफहमी हो जाता है कि सचिन की वजह से हमारी नौकरी चली गई। हालांकि दोनों जब वहाँ पे काम करते हैं, इस वजह से दोनों की ही सचिन से दोस्ती भी हो जाती है। काम छूट जाने के बाद भी अक्सर दोनों सचिन से बातचीत भी करते हैं। इधर सचिन के घर में जब उसका बेटा जन्म लेता है, अपने घर में एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ साथ भूषण और विकी इन दोनों को भी बुलाता है। भूषण और विकी जब उस पार्टी में पहली बार सचिन के घर पे जाते हैं और सचिन के परिवार वालों को जब देखते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद सचिन
काफ़ी पैसा वाला है। चूँकि दोनों पहले से ही सचिन से खार खाए हुए थे, इसीलिए अब उससे बदला लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। भूषण और विकी जब अपने घर पे आते हैं सचिन से बदला लेने के लिए और उसे पैसा वसूलने के लिए एक योजना बनाते हैं। और इसी योजना के तहत 12 मई को सुबह के करीब 7 बजे के आसपास भूषण सचिन के नंबर पर फ़ोन करता है और उसके घर के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाता है। इधर सचिन भी जब भूषण से फ़ोन पे बातचीत करता है, अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए घर से बाहर निकलता है और भूषण के बाइक के पीछे बैठ जाता है। उसके बाद से भूषण सचिन को लेकर के सीधे मजनू के टीला अपने किराए के कमरे पे चला जाता है। दरअसल भूषण अपने प्लान के तहत ये किराए का कमरा मात्र 2 दिन पहले ही लिया था। जब अपने कमरे पर लेकर के जाता है, उसके बाद से भूषण और विकी दोनों मिल करके कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां मिला करके सचिन को पिला देते हैं, जिसे पीने के बाद थोड़ी देर के बाद सचिन भी बेहोश हो जाता है। और सचिन जैसे ही बेहोश हो जाता है, उसके बाद से ये दोनों मिल करके सचिन की हत्या कर देते हैं। सचिन की हत्या करने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं और करीब 3 दिनों तक बंद रखते हैं। आखिरकार 15 मई को जैसे ही सचिन का मोबाइल ऑन करते हैं, तब तक इधर सचिन की बहन उसके नंबर पर फ़ोन कर लेती है। वो फ़ोन भूषण ही उठाता है, लेकिन सचिन के पिता रामनाथ यादव जो भूषण से बातचीत करता है, भूषण उसे झूठ बोलता है कि सचिन की तबीयत खराब है और वो आपसे बात नहीं करना चाहता है और गुस्से में फ़ोन रख देता है। और ठीक 15 मिनट के बाद दोबारा रामनाथ यादव के नंबर पर फ़ोन करता है और फिरौती के तौर पर 50 लाख रुपये का डिमांड करता है। हालांकि दोनों तरफ से जब बातचीत होती है, आखिरकार 4 लाख रुपये में डील भी हो जाती है। लेकिन तब तक भूषण को ये मालूम चल जाता है कि रामनाथ यादव पुलिस से जाकर संपर्क कर लिया है। दरअसल विकी और भूषण को अब ये डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। इसीलिए दोनों मिलकर के सबसे पहले सचिन की डेड बॉडी को 6 अलग हिस्सों में करते हैं और पन्नी में पैक करने के बाद बगल के नाले में जाकर फेंक देते हैं। उसके बाद से हरियाणा होते हुए बिहार प्रदेश के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां से 20 मई को आखिरकार पुलिस भूषण को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में भूषण जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले भूषण को लेकर उसके बताए हुए जगह पे जाती है और आखिरकार अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद उस नाले से सचिन की डेड बॉडी के सारे हिस्से बरामद कर लेती है। उसके बाद से पुलिस भूषण के तहरीर पर उसके साले विकी को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सुनील कुमार बघेल। सुनील कुमार बघेल जो बलरामपुर चंडीगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो जिला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद जो जिला पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जो कुवैत में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।